हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 यहां पर कंप्लीट करने वाला हूं। इससे पहले मेरे भाई जो है 7 क्लासेस आपको पेपर नंबर 3 के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है। क्लासेस यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस क्लास को देखने के बाद आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है पिछली क्लासेस में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस है। और यह पेपर नंबर 3 की जो है मेरे भाई आज आखिरी क्लासेस है, इसके बाद आपको पेपर नंबर 4 की क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्लासेस जैसे ही आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और देखिए हर क्लासेस की तरह मेरे भाई आपको यहां पर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट करेंगे जहां से आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आज के इस क्लास में। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बस छोटा सा ही काम करना है, लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। और पूरी फ्री क्लासेस है, आपको नोट्स भी उपलब्ध हो जाती है टेलीग्राम पर। चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं। तो क्वेश्चंस आपका सबसे पहला क्वेश्चंस देखना कहता है कि भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। तो ये चीजें आपको याद रखना, चिश्ती सिलसिला। और देखिए यहां पर नाम है चिश्ती, क्या नाम है पूरा नाम, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है भारत में चिश्ती सिलसिला का स्थापना किया जाता है। बात करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो यह भारत में कब आता है। तो सिंपली 1192 ईस्वी में कहां आता है, यह भारत आता है। और भारत आने के बाद दो चीजें आप याद रखोगे, यह भारत कब आता है तो 1192 ईस्वी में, और भारत आने के बाद इन्होंने क्या किया तो अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। कहां पर, अजमेर में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, अजमेर में इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपना निवास स्थान बनाया जाता है। चलिए इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछी जा सकती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में अपना निवास स्थान कहां स्थापित करता है तो अजमेर में। भारत कब आता है तो 1192 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे। तो देखिए तुगलकाबाद, तुगलक आता है यहां पर देखिए कंफ्यूज करने वाले दो ऑप्शंस है क्या, बाकी तो ये है ही नहीं, ये चीजें गलत हो जाएगी। आपको अगर नहीं भी याद रहेगा तो यहां से एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन देखिए यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपको याद रखना है कि भारत में जो है तुगलकाबाद के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ठीक है, और देखिए ये कब इसकी स्थापना करी जाती है तो इसकी स्थापना 1320 ईस्वी में किया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर तुगलकाबाद है क्या। तो तुगलकाबाद एक शहर है मेरे भाई, ठीक है, और इस शहर की स्थापना किसके द्वारा तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया जाता है। जब गियासुद्दीन क्या है तो शासक के रूप में नियुक्त होते हैं, शासक बनते हैं। कहां के शासक बनते हैं तो दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि यह जो क्या कहते हैं शहर है, इस शहर की स्थापना यदि पूछ लिया जाए किस घटना के बाद होती है तो इस शहर की स्थापना आपको याद रखना एक बड़ा सा प्यारा सा सुंदर सा घटना है। वह कौन सा घटना है तो रक्त रंजित, क्या याद रखना है, रक्त रंजित तख्ता पलट। ठीक है, रक्त रंजित तख्ता पलट घटना के बाद जो है क्या होता है तो इस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। यह घटना का नाम याद रखोगे, रक्त रंजित तख्ता पलट जो है यह घटना जिसके बाद तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी जाती है। यदि मैं बात करूं गियासुद्दीन तुगलक की, किसकी बात करूं गियासुद्दीन तुगलक की, तो यह तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। किस वंश का, तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहते हैं तो गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। और यह देखिए तुगलक वंश का प्रथम शासक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप कहोगे गियासुद्दीन तुगलक। और देखिए यहां पर गियासुद्दीन तुगलक से ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं, गियासुद्दीन को एक और नाम से भी जाना जाता था। वह किस नाम से जाना जाता था तो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। किस मलिक के नाम से जाना जाता था, गाजी मलिक के नाम से गियासुद्दीन तुगलक को जाना जाता था। तो ये सारे फैक्ट आपको नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना कब की जाती है तो 1320 ईस्वी में किया जाता है। किस घटना के पश्चात किया जाता है तो रक्त रंजित तख्ता पलट घटना के पश्चात किया जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक पूछ लिया जाए तो गियासुद्दीन तुगलक। क्या कहते हैं गियासुद्दीन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था तो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान एक खैरात आरंभ किया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन
है दीवान ए खैरात। तो देखिए दीवान ए खैरात जो है मेरे भाई, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है। और देखिए यहां पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। फिरोज शाह तुगलक जो है, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह तुगलक वंश का तृतीय शासक था। कितने नंबर का शासक था, तृतीय शासक था क्या कहते हैं, तुगलक वंश का। यदि मैं बात करूं देखिए इसके शासन काल की कि यह कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो सिंपली आपको याद रखना है 1351 से लेकर 1388 तक जो है इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब बात करते हैं दीवान ए खैरात की। तो दीवान ए खैरात एक विभाग था और इस विभागों के अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अनाथों और विधवाओं को, किसको, अनाथों एवं विधवाओं का देखभाल किया जाता था। ठीक है, यह एक ऐसा विभाग था जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, तो अनाथों एवं विधवाओं का देखभाल किया जाता था। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन से आपका तुर्कान ए चिहलगामी किसने गठित किया। ये क्वेश्चंस मैंने बार बार बताया, देखिए बार बार एग्जाम में आता है क्वेश्चंस और जरूर आपको याद रखना है। बस एक चीजें हैं कि कभी कभी इसको चालीसा के नाम से पूछ लिया जाता है आपसे, किसके नाम से, चालीसा के नाम से पूछ लिया जाता है, और कभी कभी तुर्कान ए चिहलगामी के नाम से पूछ लिया जाता है। तो अब तो आपको आंसर पता हो गया होगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था इल्तुतमिश के द्वारा जो है चालीसा का गठन किया जाता है, या फिर कहे तो तुर्कान ए चिहलगामी का गठन किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे यहां पर कि देखिए यहां पर आपको अगर कमेंट करके मैं पूछूं कि कमेंट करके आपको बताना है कि इस चालीसा के अंतर्गत या तुर्कान ए चिहलगामी के अंतर्गत जो है कितने सदस्य थे, ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है। किस वंश की समाप्ति के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना होती है। स्टार लगाइए, क्वेश्चंस पूछी जाने वाली क्वेश्चन है कि भारत में खिलजी वंश का जो स्थापना होता है यह किस वंश की समाप्ति के बाद होता है। तो आपको याद रखना है गुलाम वंश की समाप्ति के बाद भारत में खिलजी वंश की स्थापना होती है। अब आइए देखिए यहां से क्वेश्चंस बन सकता है कि गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक उसका वंश रहता है, कब से कब तक उसका शासनकाल रहता है। तो सिंपली आपको याद रखना है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है यह दिल्ली सल्तनत में किसका शासन रहता है, गुलाम वंश का। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक। वैसे अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए गुलाम वंश जो है इसका वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, चलिए आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको हर क्लासेस में ये क्वेश्चंस बताया कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है। अब देखिए गुलाम वंश के बाद जो है भारत में कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। तो आइए बात करते हैं खिलजी वंश का। तो देखिए खिलजी वंश जो है यह 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक जो है भारत में खिलजी वंश का शासनकाल होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में खिलजी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो सिंपली आपको याद रखना है जलाउद्दीन खिलजी को। किसको कहा जाता है, जलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है, तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है। शासनकाल कब से कब तक है खिलजी वंश का, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए खिलजी वंश के बाद जो है भारत में किस वंश का शासनकाल होता है, तो तुगलक वंश का। किस वंश का, तुगलक वंश का। इसका शासनकाल कब से कब तक, तो आपको याद रखना है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। कितने ईस्वी तक, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। और देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन, तो मैंने आपको पहले भी बताया गियासुद्दीन तुगलक। कौन है मेरे भाई, गियासुद्दीन तुगलक, जिसको क्या कहा जाता है, तो तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये चीजें आप नोट करके रखोगे और बढ़िया से याद कर लोगे। बाकी बात करते हैं इसके बाद जो वंश आता है, इसके बाद सैयद वंश आता है। कौन सा वंश, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो सिंपली आपको याद रखना है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक किसका शासनकाल रहता है, 1414 से 1451 तक जो है सैयद वंश का शासन रहता है। सैयद वंश का संस्थापक जो है ये किसको कहा जाता है, तो खिज्र खां को। आपको याद रखना है सैयद वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, खिज्र खां को। अब बात करते हैं लोदी वंश। तो लोदी वंश पर नोट कीजिएगा, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1451 से लेकर मेरे भाई कब तक, तो 1526 ईस्वी तक जो है लोदी वंश का शासनकाल रहता है। और लोदी वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है बहलोल लोदी को। किसको कहा जाता है, बहलोल लोदी को जो है लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस क्वेश्चन से जरूर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जरूर सारे क्वेश्चंस को याद कर लोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, लेकिन देखिए चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या कर सकते हो, तो इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करके आप लोग अच्छे से याद कर लोगे। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का प्रावधान किसने किया था। तो सेना को वेतन देने का प्रणाली का जो प्रावधान है यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनाओं
सेनाओं को वेतन देने का प्रावधान करा। आगे बात करेंगे, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 7वां है, हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जान लीजिए कि हौज ए खास जो है यह किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया। बाकी बात करते हैं हौज ए खास क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है शाही टैंक जो है यह इसका शाब्दिक अर्थ है। क्या है, हौज ए खास का शाब्दिक अर्थ शाही टैंक है। और देखिए यह क्यों क्या कहते हैं, इसका निर्माण जो है यह क्यों कराया गया, तो इसका निर्माण बस एक ही उद्देश्य के लिए, वह था जल की आपूर्ति के लिए। किसकी आपूर्ति के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं हौज एक खास को स्थापित करने का या निर्मित करने का क्या उद्देश्य था, तो जल की आपूर्ति करना। और देखिए यहां पर क्या था, तो सीरी किले के लोगों को, कहां पर, सीरी किले के लोगों को जो है पानी की आपूर्ति के लिए क्या किया गया, तो इस क्या कहते हैं टैंक का निर्माण किया गया, एक बहुत ही बड़े जल के टैंक का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, तो हौज एक खास रखा गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो 8वां क्वेश्चन से आपका लोदी वंश के किस शासक की राजधानी दिल्ली थी। तो लोदी वंश का ऐसा कौन सा शासक था, तो सिंपली आपको याद रखना है बहलोल लोदी। कौन सा लोदी, बहलोल लोदी, जिसका जो क्या कहते हैं राजधानी कहां था, दिल्ली था। बाकी देखिए यहां पर अगर बात कर ले सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो आगरा में बनाई थी। दिल्ली से इन्होंने अपनी राजधानी आगरा नगर की स्थापना करने के पश्चात जो है इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, कहां पर, आगरा में स्थानांतरित कर दिया। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो संगम काल के अंतर्गत चेर राज्य भी आता है, चोल भी आता है, पांड्य भी आता है, यानी कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बात करेंगे 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहता है, तहकीकात ए हिंद किसकी रचना है। तो तहकीकात ए हिंद जो है मेरे भाई यह अल बरूनी की रचना है। किसकी रचना है, अल बरूनी की रचना है तहकीकात ए हिंद। और एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। बाकी देखिए एक अमीर खुसरो की रचना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो तुगलकनामा। क्या याद रखना है, तुगलकनामा जो है यह किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है। बाकी देखिए केशव दास की एक क्या कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ के बारे में भी जान लीजिए। इसका एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, विज्ञान गीता। क्या है, इसका एक आध्यात्मिक ग्रंथ विज्ञान गीता है, किसका, केशव दास का। फिर भिखारी दास की अगर बात कर लिया जाए तो रस सारांश जो है, ठीक है, रस सारांश जो है यह किसकी कृति है, तो आपको याद रखना है भिखारी दास की, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इन सारी चीजों को जरूर याद रखोगे। बाकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाला हूं, जहां से देखिए ये क्वेश्चंस निश्चित ही आपके पेपर में छपेगा। क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर लोदी के चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोदी शासकों में सिकंदर लोदी महानतम शासक था, इसकी विवेचना करिए। कैसे वह महानतम शासक के रूप में जाने जाते थे लोदी वंश के, तो इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए यहां पर इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि सिकंदर लोदी के चरित्र और उपलब्धियों का क्या करिए, तो मूल्यांकन करिए। और फिर देखिए एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है यहां पर कि सिकंदर लोदी अपने वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इस कथन की क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो कैसे इसकी व्याख्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन से, सिर्फ पूछने का ढंग अलग है, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। आंसर देखिए, सबसे पहले तो आप सिकंदर लोदी का चारित्रिक परिचय दे दो। सिकंदर लोदी का चारित्रिक परिचय देखिए, सिकंदर लोदी अपने वंश का सबसे प्रतिभाशाली शासक था, समझ गए, यानी कि सबसे सुदृढ़ शासक कहा जाए, सबसे क्या कहते हैं बेहतर शासक था। जैसे ही बहलोल लोदी का निधन होता है, उत्तराधिकारी के मसले पर अमीर दो भागों में विभाजित हो गए। क्या हो गए, अमीर जो है ये दो भागों में विभाजित हो गए। एक दल बहलोल लोदी के सबसे बड़े पुत्र बारबक शाह, जो कि जौनपुर का शासक था, गद्दी पर बिठाना चाहते थे, जबकि अन्य अमीर उसके दूसरे पुत्र निजाम खां, जो कि बाद में चलकर निजाम खां जो है क्या किए, जब ये गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। लोग इस दोनों को किसी को क्या करते थे, कोई इसको चाहता था गद्दी पर बैठा है, कोई इसको चाहता था गद्दी पर बैठा है, लेकिन अंत में निजाम खां के दल को ही सफलता मिली और 1489 ईस्वी को में दिल्ली के तख्त पर सिकंदर शाह लोदी, ठीक है, सिकंदर शाह लोदी के नाम से यह आसीन हो गया। यहां पर देखिए खिज्र निजाम खां जो है, निजाम खां किस नाम से शासक बने, तो सिकंदर लोदी के नाम से शासक बने। फिर आगे देखेंगे कुछ इनकी उपलब्धियां या कार्यों के बारे में कि आखिर ये चर्चित क्यों, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं योग्य
शासक क्यों माने जाते थे लोधी वंश के, तो देखिए इसके कुछ कार्यों को जानेंगे। इन्होंने क्या तो आलम खां और ईसा खां का दमन किया। ये चीजें आपको क्या करना है, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिख लेने हैं। बाकी विशेष देखेंगे यहाँ पर। देखिए अगला जो है, इसने क्या किया तो क्या कहते हैं, बारबक शाह से युद्ध किया। ठीक है, बारबक शाह से युद्ध किया और युद्ध का क्या परिणाम निकल कर आया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी एक्सप्लेनेशन की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो कहोगे तो मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको दे दूंगा। देखिए एक्सप्लेन ना करने का मतलब सीधा सीधा है कि आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो, इसलिए मुझे भी मजा नहीं आता है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि मैंने 1-2 क्लासेस एक्सप्लेन करके बताया है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट इस क्लासेस को देखते हो, इसके बाद क्विट कर देते हो, तो उससे वैसे में क्या होता है, मजा नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं यहां पर आइडियाज दे देता हूं कि इस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिखना है। आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हो, तो लिख सकते हो। बाकी देखो विशेष जौनपुर के विद्रोहियों का दमन किया, बिहार की विजय की। इसके बाद देखिए अमीरों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखने। कुछ निष्कर्ष में आपको लास्ट में इस तरीके से लिखना है कि सिकंदर लोधी शिक्षित और विद्वान थे, वह फारसी भाषा का ज्ञाता था और स्वयं कविताओं की रचना करता था। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसके समय में क्या हुआ तो लज्जत ए सिकंदर शाही नाम का एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की गई। बाकी इस तरीके से जो है आपको कुछ पॉइंट्स बना के इस तरीके से लिख देने हैं। आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, अगर आप ऐसे ही एग्जाम में लिखते हो तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे, बिल्कुल भी मार्क कटने की कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आंसर सटीक है बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करके दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, बस छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।